गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का हम आज चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो मतलब छोटे, ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं। वी ड्रिंक बॉइल्ड वाटर अवर purified water because water contain may disease causing germs. These germs are not visible by naked eyes since they are small. They can be seen through microscope. That why they are called microorganisms or microbes. हम पानी को बॉईल करके पीते हैं ताकि वो प्योर हो जाए। क्यों? ताकि हम डिसीज़ से बचे रहें, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे जर्म्स होते हैं। वो जो जर्म्स होते हैं वो हमको नॉर्मल आइज से दिखते नहीं, वो इनविजिबल होते हैं। लेकिन अगर हम उनको माइक्रोस्कोप से देखें तो वो हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पे आएगा बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस। The scientists who study microorganisms are called microbiologists. साइंस की जिस ब्रांच के अंदर, मतलब जिस शाखा में उसकी स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, उस शाखा को हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। उस ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और ऐसे साइंटिस्ट जो उसकी स्टडी करते हैं उनको जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं उनको हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो मीन्स टाइनी। माइक्रो का मतलब होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया, छोटे। माइक्रोबायोलॉजी इज़ सब डिवाइडेड इंटू मैनी फील्ड। अब माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत अलग अलग फील्ड में डिवाइडेड होती है। सेंटरिंग अराउंड द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अंडर स्टडी। इसके अंदर स्टडी की जाती है। जो उसके मेजर ग्रुप्स है उसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। बैक्टीरियोलॉजी, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी, जिसके अंदर हम वायरस की स्टडी करते हैं। प्रोटोजोलॉजी, जिसके अंदर हम प्रोटोजोन्स की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी, जिसके अंदर हम एल्गी की स्टडी करते हैं। माइसोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई, इसके अंदर हम फंजाई की स्टडी करते हैं। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। अभी मैंने आपको बताया वायरस हमेशा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो 5 ग्रुप्स के हों, वो हमको माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं। लेकिन वायरस तो हमेशा स्पेशली माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जाते हैं। भले ही हमको फंजाई बिना माइक्रोस्कोप के दिख जाए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ब्रेड के ऊपर पाई जाती है। बैक्टीरिया, जैसे कि हमको हमारे दही में, कर्ड में यूज़ आते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया के फॉर्म में, ये सब हमको सिंपल आई से एक बार फिर नज़र आ जाए। पर वायरस हमेशा हमको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखाई देते हैं। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। और जो खाली होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ग्रोथ करते हैं, बिना होस्ट सेल के वो कभी ग्रोथ नहीं करते। विच में बी अ प्लांट और एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। वायरल डिसीजेज ह्यूमन बींग्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है। सम ऑफ द वायरस आर शोवन ब्लो। कुछ वायरस को हम इस प्रकार शो करते हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। ये जो हमारा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और कफ होता है, ये सब क्या है? वायरस की वजह से होता है। हमको किसके कारण होता है? वायरस के कारण। सीरियस डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। और जो सीरियस डिसीजेज होती हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के कारण होती हैं। सम डिसीजेज लाइक टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी आर बैक्टीरियल डिसीज़। ये बैक्टीरियल डिसीजेज हैं। डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन। ये डायरिया और ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। सम कॉमन बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर गिवन लो। कॉमन बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यहाँ पे दिखाए गए हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया और यह है रेड शेप्ड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की है। ये ऊपर वायरस का डायग्राम है। अब इसमें वायरस इतना डील में नहीं है, पर मैं आपको वायरस की स्ट्रक्चर बताती हूँ। वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है कि एक खाली
एक मतलब बाहर एक कैप्सूल होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस जाता है और ये जैसे कि यहाँ पे हम इसको, ये पूरा वायरस की स्ट्रक्चर है और ये खाली ऐसे खड़े में वायरस की स्ट्रक्चर है। यूँ लेफ़्ट साइड देखेंगे तो ऐसा दिखेगा वायरस, ये एक ही वायरस की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले उसके बाहर कैप्सूल होता है, ये जो शेल है वो कैप्सूल कहलाती है, ये रही। और बीच में एक न्यूक्लियस होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड भरा होता है, जो ये आरएनए और डीएनए होता है। जो सेल्स का हमारा सारा वर्क होता है वो आरएनए और डीएनए ही करता है, बाकी इसमें और कोई मटेरियल नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर जाके उसके अंदर ये इसके जो टेल्स होते हैं उसके द्वारा एंटर करता है, उसके अंदर घुस जाता है उसकी बॉडी में और उससे वहाँ से डायरेक्ट रेडीमेड फूड को सक करता है और इसके आरएनए और डीएनए ग्रोथ करते हैं और ये मल्टीपल फॉर्म में ग्रोथ करते हैं फटाफट। सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से फैलती है वो वायरल डिसीजेज़, वो इसी कारण, क्योंकि ये मल्टीपली ग्रोथ करते हैं और ये किसी भी चीज़ से कभी भी नहीं मरते हैं, क्योंकि इसके बाहर ऐसी कैप्सूल शेल ऐसा होता है जो ना ही ओटे हुए पानी में भी डाल दे, हम इसको बॉइल्ड एकदम हॉट वाटर में डालें तब भी वायरस नहीं मरेगा और ऐसी कोई सी भी मेडिसिन से नहीं मरेगा। ये कफ और कोल्ड की दवाइयाँ भी सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, क्योंकि आज तक कोई सर्दी की दवा ऐसी नहीं बनी है कि जो वायरस को मार सके। वो सिर्फ हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए देते हैं, हमारी बॉडी खुद वायरस को मारती है। इसलिए वायरस कभी भी, कोई दवाइयाँ उस पर असर नहीं करती, कभी भी वायरस मरता नहीं है। और बैक्टीरिया के कारण आपने देखा जो बैक्टीरियल डिसीज़ होती है उनकी दवाइयाँ पॉसिबल हैं, और प्रोटोजोन्स की भी। अब हमारा नेक्स्ट है अमीबा और पैरामीशियम, ये आते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर। अमीबा की स्ट्रक्चर सभी को पता है कि अमीबा कैसा होता है, किसी भी शेप में, उसका कोई शेप नहीं होता है, उसका आड़ा टेढ़े शेप में होता है वो, और उसके अंदर सूडोपोडिया होते हैं जिसके कारण वो चलता है, ग्रोथ करता है और उससे फूड सक करता है, वैक्यूल के द्वारा ऐसे एक होल बना लेता है और फिर वो वैसे वापस अपने अलग अलग शेप में, इरेगुलर शेप में आ जाता है। और पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं। ये चप्पल के शेप का होता है, ये बाहर इसकी सीलियाँ होती हैं जिसके कारण ये चलता है। और ये एल्गी के अंदर आएगा क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। Some microorganisms are single-celled like bacteria. Some are multicellular such as algae and fungi. Some microorganisms, कुछ microorganisms single celled होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरस ले लें हम, और कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं जैसे कि एल्गी और फंजाई, जो हमको नॉर्मल आइज से भी दिखाई देते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ranging from very cold climate to hot spring and desert to messy land. They are also found in inside bodies, animals, human beings. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. Microorganisms like amoeba can live alone while fungi and bacteria live colonies. ये हर तरह के मौसम में सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमीबा को ले ले तो वो सिंगल फॉर्म में रहता है, मतलब वो अकेले रहता है, और जो एल्गी और फंजाई आती है वो कॉलोनीज़ में रहती है। क्योंकि जब भी हमने देखा होगा ब्रेड मोल्ड, एक ब्रेड का टुकड़ा ले ले, उसको नमी में रख दे, या रोटी का जिसके ऊपर हरा हरा सा जम जाता है, वो ये फंजाई होती है। तो वो क्या होती है, पूरी कॉलोनीज़ होती है उसको। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, हज़ारों के फॉर्म में होती है। और पेनिसिलियम भी एक फंजाई है जो कि मेडिसिनल यूज़ में काम आती है। आगे हम इसके यूजेस में देखेंगे। एस्परजिलस नेक्स्ट एग्जांपल ये फंजाई का। Microorganisms are caused of many diseases, but on the other hand, some microorganisms are useful in many ways. Some help in the preparation of food items such as bread, curd, cheese. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हमारे लिए हानिकारक होते हैं और कुछ यूज़फुल होते हैं, जैसे कि हमको ब्रेड बनाने में यीस्ट का यूज़ होता है, कर्ड बनाने में बैक्टीरिया, चीज़ बनाने में, और ऐसे कि ये पेनिसिलिन मेडिकल यूजेस में आती है। ये इसी तरह से हमारे लिए कुछ बैक्टीरिया यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं।